हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक टॉपिक कराने जा रही हूँ जो कि है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। यहाँ से हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। इससे पहले का जितना भी टॉपिक है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। आज मैं आपको यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, अंडर जुडिशियल प्रिडिक्शंस इंटरप्रिटेशंस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देने वाली हूँ कि हमने क्या क्या किया था और किस किस तरह से करा था। ठीक है, इसका किस टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला जो हमारा आज का टॉपिक है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारा एक पॉइंट है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। कौन सा पॉइंट है? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अभी लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है इसको हमने डिटेल में पहले कर लिया है, लेकिन एक बार मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में बता रही हूँ। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि उनके जो मेंबर्स होते हैं वही क्या किया गया है, एक केस हुआ था, उस केस के चलते पहले क्या बोला गया था कि जो कंपनी है और जो उनके मेंबर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। कंपनी अलग है और उनके मेंबर्स अलग हैं। बट इन द केस अगर मेंबर्स किसी भी तरह की धोखेबाजी करते हैं, किसी भी तरह का फ्रॉड करते हैं, तो उस केस में कंपनी के मेंबर्स ही लायबल होंगे उस पेनल्टी को, उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब अगर कोई भी फ्रॉड होता है मेंबर्स के थ्रू, तब जो कॉर्पोरेट व्हील है वो लिफ्ट हो जाती है। लिफ्ट होने का मतलब है वो चेंज हो जाएगी, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो सिचुएशन करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की। वीडियो मेनली स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे। आपको कुछ ही समय लगेगा लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, और मुझे एक वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। पहले मुझे उस कंटेंट को देखना पड़ता है कि आप लोगों के लिए किस तरह से, किस वे में मैं उसको प्रेजेंट करूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब देखो क्या होता है। ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल जो है उसको इतनी पावर है कि वो जो है कॉर्पोरेट व्हील जो है कंपनी की कुछ सिचुएशंस में लिफ्ट अप कर सकती है। तो पहली है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। पहली क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर कोई भी कंपनी या जो कंपनीज हैं सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनी गई हैं कि वो इनकम टैक्स को, सेल्स टैक्स को या वेल्थ टैक्स को या जो डेथ टैक्स है उनको चुरा सके, यानी उनका कहीं ना कहीं उस जगह पर फ्रॉड कर सके, वो बनाई ही इसलिए गई हैं वो कंपनीज, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो कंपनीज हैं उनके लिए वो जो कॉर्पोरेट व्हील बनाया गया है उसको लिफ्ट अप कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक केस है। अब केस देखिए, द केस ऑफ फ्री सर दिशा मैनेक जी पेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिएगा। देशा जो है बहुत ही बड़ा एक पर्सन था, बहुत ही रिच पर्सन था। अब उसने क्या किया, उसके पास जो इनकम है वो बहुत सारी आती थी, डिविडेंड से भी इनकम आ रही थी, उसकी इंटरेस्ट से भी इनकम आ रही थी। तो उसने इस इनकम को फ्लोटेड इनकम शो किया। फ्लोटेड इनकम का मतलब है कि उसने इस इनकम को 4 प्राइवेट कंपनीज में बांट दिया, और 4 प्राइवेट कंपनीज को बांट कर उसमें जो पैसा है वो 4 प्राइवेट कंपनीज में बांटकर उसने ये दिखा दिया कि इस 4 कंपनी में मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरी इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट करके उसने क्या ले लिया, उसके बदले में शेयर्स ले लिए। अब क्या हुआ, जो उसकी इनकम थी डिविडेंड और इंटरेस्ट से वो कहाँ चली गई? सारी कंपनीज के अंदर चली गई। और बाद में कंपनीज ने क्या किया, उसको जो है टर्न बैक किया एट द अमाउंट ऑफ लोन्स। ठीक है, हैंडेड बैक द अमाउंट टू हिम एज लोन्स। लोन्स की तरह उसको पेमेंट बैक करी। यानी उसका ये नहीं दिखाया कि इन्वेस्टमेंट है, उसका लोन भी दिखा दिया और बाकी शेयर्स का भी दिखा दिया। बट अब उसने क्या किया था, ये जान के किया था कि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सके, और ये चीज़ बिल्कुल सामने क्लियर हो गई थी कि उसने ये बिल्कुल एक तरीके से फ्रॉड किया है। तो उस केस में कोर्ट ने क्या किया, यही बताया कि उसने ये जो काम किया है इसके पीछे उस कंपनी को बनाने का या उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का जो रीज़न था, जो पर्पस था, वो यही था कि वो टैक्स से बच सके, टैक्स को अवॉइड कर सके, सो डैट जो कंपनीज हैं और जो सरदिनशा है उसको क्या बोला गया कि वो कंपनीज और सरदिनशा की जो है एंटिटी वो सेम है। अब सरदिनशा ही लायबल होंगे सारी की सारी पेमेंट के लिए। कहने का मतलब ये है
कि उसने क्या किया, 4 कंपनीज खोल ली, 4 कंपनीज में अलग अलग तरीका का पैसा लगा दिया। अब पैसा लगा के ये दिखा दिया कि मैंने कंपनी को लोन दे रखा है और कंपनी मुझे वापस कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड ऑफ एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोई कंपनी के जो भी कंपनी जो है कंडक्ट की जा रही है और कंडक्ट करते टाइम उसका जो पर्पस है या उसका जो काम है, जो वर्किंग एरिया है, उसके अंदर फ्रॉडुलेंट हो रहा है या इम्प्रॉपर मैनर तरीके से, यानी कि बिल्कुल बेकार तरीके से, बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट तरीके से काम किया जा रहा है, तो उस केस में भी कंपनी जो है उसकी जो कॉर्पोरेट बिल है वो लिफ्ट अप कर दी जाएगी, यानी कि कंपनी अलग होगी और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग नहीं होंगे, यानी कंपनी और उसके मेंबर्स एक ही एंटिटी बन जाएंगे। ठीक है। In the case of Jones versus Lipman, Lipman has had contracted to sell his land to Jones, but later changed his mind. अब क्या करा कंपनी, जो ये जॉन्स है और लिपमैन है, लिपमैन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करा जॉन्स से और कहा कि मैं कंपनी को बेचूंगा, और उसके बाद सॉरी वो लैंड बेचना चाह रहा था, लैंड को बेचूंगा, बट लेटर उसने अपना क्या किया, माइंड चेंज कर दिया। टू एवेड द कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म्ड अ कंपनी एंड सोल्ड हिज लैंड टू इट। अब उसने क्या किया कि टैक्स से बचने के लिए उसने उस लैंड को नहीं बेचा, क्योंकि अगर वो लैंड बेचता तो उसकी इनकम दिखाई देती, और इनकम दिखाई देती तो वो क्या हो जाती, टैक्स उसको उस इनकम पर देना पड़ता। बट उसने माइंड चेंज करके क्या किया, उस टैक्स जो उसकी जो लैंड थी वो एक तरीके से उसने कंपनी को सेल कर दी। कहने का मतलब है कि उसने जो लैंड है उसको कन्वर्ट करके कंपनी बना दिया, और जो कोर्ट है उसने हेल्ड द सेलर ऑफ लैंड, जो सेलर है उसके पास गया, मतलब जो भी खरीद रहा था जॉनस उसके पास गया, और कंपनी जो कोर्ट है उसने क्या करा, कंपनी को और उसका जो मेंबर यानी कि लिपमैन, उसको एक ही माना, और उसको ये दे दिया गया ऑर्डर कि वो जो है उस लैंड को जॉन्स को सेल करेगा, जिसके साथ उसने पहले कमिटमेंट किया था। क्यों क्यों ऐसा बोला गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसने जान के ऐसा किया कि वो जो है टैक्स से बच सके। ठीक है। तो अगर कोई भी फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट किया जाता है तो उस केस में भी यही होगा कि कंपनी और उसके मेंबर्स सेम है, अलग नहीं है, कॉर्पोरेट बिल उस केस में लिफ्ट अप कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर ऑफ द कंपनी। द ट्रिब्यूनल लिफ्ट्स द कॉर्पोरेट बिल टू डिटरमाइन द एनिमी करेक्टर ऑफ द कंपनी एंड एग्जामिन द रियल प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी इफ द कंपनीज मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स हॉस्टाइल एलियंस और इंडियन नेशनल्स ऑपरेटिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ हॉस्टाइल एलियंस। अब यहाँ पे देखो क्या बात है कि अगर ट्रिब्यूनल ने ये देखा कि कोई एनिमी करेक्टर काम कर रहा है कंपनी के अंदर, कहने का मतलब क्या है, अगर कंपनी ने मान लो कंपनी में काम चल रहा है और उस केस में उस टाइम पर, जैसे अगर मान लो कि कंपनी इंडिया की है, ठीक है, और इंडिया की कंपनी के अंदर कोई चाइना का पर्सन काम कर रहा है, और चाइना के पर्सन उस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में कोई वॉर हो रही है या कोई भी आपसी मतभेद है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर वो पर्सन जो है काम कर रहा है और ये बोल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो इंडियन कंपनी उस पर्सन को सपोर्ट कर रही है, उसको अपने काम में अभी भी ले रही है, या कोई बाहर से पर्सन आया है तो उसको ले रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हॉस्टाइल एलियंस होंगे, हॉस्टाइल एलियंस का मतलब है जो कि हमारे आपसी दुश्मनी है, जिनसे एनिमी है, जो हमारे दुश्मन है, अगर उनको उस कंपनी के अंदर काम मिल रहा हुआ है तो उस कंपनी के फॉरेन जो एनिमीज हैं तो कोर्ट बिल्कुल ही डिसमिस कर देगा उस कंपनी को, और उसके ऊपर एक केस फाइल भी हो जाएगा, और बाद में जो ये कॉर्पोरेट व्हील है इसको भी लिफ्ट अप कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक केस है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंशियल टायर रबर कंपनी लिमिटेड। अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो जर्मन नेशंस के हैं, ठीक है, नेशनल्स के हैं। When the first वर्ल्ड वॉर वॉज डिक्लेयर्ड, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, तो द पर्सन्स जो हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स बिकम हॉस्टाइल एलियंस और फॉरेन एनिमीज। तो जो उनके शेयर होल्डर्स थे या जो डायरेक्टर्स थे वो क्या बन गए थे, एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। जब जो एनिमी बने तो
द कंपनी जो है वो डिक्लेयर की गई होस्टाइल एलियंस। कंपनी कैसे डिक्लेयर की गई है? होस्टाइल एलियंस के रूप में। और जो कंपनी है फाइल्ड अ सूट टू रिकवर अ ट्रेड डेट। अब जो कंपनी है, कंपनी ने क्या करा, एक केस फाइल कर दिया कि उसको ट्रेड डेट की जरूरत है, ट्रेड डेट रिकवर करेगी वो अपना। द कोर्ट, जो कोर्ट है उस टाइम, उस कोर्ट ने जो है उसका जो केस था वो डिसमिस कर दिया। अ कंपनी held that since the company was controlled by hostile alien it was against the national interest। क्योंकि उन्होंने ये तो केस फाइल कर दिया कंपनी ने कि हमें तो अपना ट्रेड डेट चाहिए, रिकवर करना है, लेकिन जो कोर्ट है उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एनिमी वहां पे काम कर रहे थे। तो वो जो है कंपनी पूरी की पूरी कंट्रोल ही हॉस्टाइल एलियन से हो रही थी, फॉरेन एनिमी से हो रही थी। तो उस केस में जो नेशनल इंटरेस्ट था कंपनी का वो बिल्कुल ही अगेंस्ट था। ठीक है, देखो क्या बात है कि अगर हम लोग कहीं भी या कोई भी पर्सन कंपनी के लॉस के खिलाफ या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा तो उसकी जो हियरिंग होगी वो कोर्ट भी नहीं सुनेगा, बल्कि जो हियरिंग है उसको भी डिसमिस कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये है डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ऑपरेट की गई है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। नंबर ऑफ मेंबर्स, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, एंड 7 जो है वो पब्लिक कंपनी में होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में 200 मैक्सिमम जा सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में जो है कोई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है, आप कितने भी मेंबर्स बना सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर 2 मेंबर्स मस्ट हैं और मैक्सिमम जो है वो 10 जो है वो मस्ट है बैंकिंग में, और 20 जो है वो अदर बिजनेसेस में है। इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, कंपनी का जो है इनकॉर्पोरेशन या फिर आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी होता है, और उसके बाद जो पार्टनरशिप है उसका जो रजिस्ट्रेशन है या इनकॉर्पोरेशन है वो मैंडेटरी नहीं होता। सेपरेट एंटिटी, ये जो है एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है अपने मेंबर से। बोला है ना कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंपनी भी सेम है और उसके मेंबर्स भी एक ही है। ठीक है, पार्टनरशिप की कोई अलग से सेपरेट एंटिटी नहीं है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है कंपनी की लिमिटेड होती है, जितने के शेयर्स उन्होंने खरीद रखे हैं जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने। और पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं होती, वो पर्सनली लायबल होते हैं सारे डेट्स को कंप्लीट करने के लिए, जितने भी उनकी लाइबिलिटी है उनको पे करने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास मैनेजमेंट जो है कंपनी का नहीं होता, बल्कि क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं बहुत अलग अलग जगह पर होते हैं, एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते, तो वो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है उस मैनेजमेंट को संभालते हैं। बट यहाँ पे पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर के पास राइट होता है मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का, और वो मैनेजमेंट के अंदर हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट करने के बाद उनका जो मैनेजमेंट है वो उनके कंट्रोल में भी रहता है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर जो शेयर होल्डर्स हैं पब्लिक कंपनी के वो अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है ट्रांसफरिंग की वो प्राइवेट कंपनी पे लगी हुई है। बट जो हमारे पार्टनरशिप होती हैं, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर अपने जो शेयर्स हैं उसको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक जितने भी अदर पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट ना मिल जाए। मान लो अगर कंपनी के अंदर पार्टनरशिप के अंदर 10 पार्टनर्स हैं और अगर एक पर्सन अपना जो है पार्टनरशिप ट्रांसफर करना चाहता है तो वो जो 9 पार्टनर्स हैं उनकी रजामंदी भी जरूरी है। ठीक है, उनका एग्री करना भी जरूरी है। नेक्स्ट है बाइंडिंग अदर मेंबर्स, अगर शेयर होल्डर जो है कंपनी के बाइंड नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट बाइंड अदर शेयर होल्डर्स बाय एक्शन, यानी एक जगह पर नहीं हो पाते हैं। उसके बाद है कि अगर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, जितने भी इस पार्टनरशिप के अंदर हर एक पार्टनर जो है वो लायबल होता है दूसरे पार्टनर के लिए भी। ऑडिट, यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का जो है ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट होना मैंडेटरी है, बट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कितनी कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंपनी जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है बट विद अ शेयर होल्डर। पार्टनरशिप फर्म जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती विद अ पार्टनर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट जो पार्टनरशिप है वो अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी को पता है कि AOA होता है और MOA होता है, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कभी भी इनको अल्टर कराना हो तो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप अल्टर करा सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कहें तो जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो म्यूचुअल कंसेंट से अपनी अल्टरेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर कभी भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी में डिसाइड किया जाता है बाय एक्सेप्टिंग अ रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन जो है वो पास आउट होता है, उसके बाद ही यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इंटरम डिविडेंड के लिए भी डिक्लेयर कर देते हैं। इंटरम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, लेकिन शेयर कैसे होता है, जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही शेयर होगा। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, तो उस हिसाब से उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एक जो कंपनी है वो कभी भी डज नॉट टर्मिनेट विद द डेथ, यानी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर डेथ हो गई किसी पार्टनर की, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या कोई भी पार्टनर लुनेस हो गया। लुनेस का मतलब है, ल्यूनेसी का मतलब है कि जैसे कोई भी पार्टनर है उसका कोई मतलब मेंटली कोई एबिलिटी नहीं है उसकी, तो उस केस में भी वहाँ पे वो टर्मिनेशन नहीं होती उसकी एग्जिस्टेंट। बट यहाँ पर अगर पार्टनरशिप की बात कहें, अगर एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी यहाँ पे जब तक दूसरा एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं चलेगी। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप। कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है, या प्रपोजल होता है मेंबर्स का, या फिर जो क्रेडिटर्स हैं अगर उनके आपने डेट पूरे नहीं दिए, यानी कंपनी ने पूरा का पूरा उसका पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी वाउंड अप हो सकती है। पार्टनरशिप जो है किसी भी टाइम पे अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो वो म्यूचुअली अपना कंसेंट लेके बाइंड अप कर सकते हैं। बट कंपनी कुछ ही केसेस में बाइंड अप होती है, या तो कोर्ट से ऑर्डर आया है, या प्रपोजल है मेंबर्स की, या फिर क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया और क्रेडिटर्स ने केस कर दिया जाके, ठीक है। तो ये केस होते हैं कंपनी के वाइंड अप होने के। और पार्टनरशिप तो कभी भी आप वाइंड अप कर सकते हैं। जैसे कि आप हैं और आपने अपने फ्रेंड्स को ले लिया, अपने पार्टनरशिप बना ली थी। अब पार्टनरशिप में आपको नहीं सही लग रहा, आपको लॉस हो रहा है या कुछ भी रीज़न है, तो आप अपने पार्टनर से म्यूचुअली कॉन्सेंट करके, म्यूचुअली बात करके, उनकी कंसेंट लेके आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। आज हम जो है यहाँ तक का टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।